नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर कनाडा पे। आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त अमित एंड असावरी। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि कैलगरी कैसा एरिया है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी जा रहे हो या वहाँ पर कोई भी और कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पर आपकी स्टडीज़ कैसी है, हार्ड है या इजी है। साथ में हम जानेंगे कि वहाँ पर जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती, कितना मुश्किल है वहाँ पर जॉब फाइंड आउट करना, क्योंकि ठंड वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए कई बार मुश्किल हो जाती है। तो इनसे हम पूरा उस चीज़ के बारे में जानेंगे एंड साथ में हम देखेंगे कि वहाँ पर बसेस ले सकते हैं तो कैसे मिल सकती है, वहाँ पे फ्री बस पास मिलता है जैसे नायग्रा में मिलता है वैसा या नहीं मिलता। उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। तो अब मैं नहीं बहुत ज़्यादा बोलूँगा, मैं भी इनको सुनूंगा, आप लोग भी इनको सुनो। तो ये बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैलगरी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। सबसे पहले वी आर सो हैप्पी टू बी हियर एंड टू शेयर हमारा जो एक्सपीरियंस था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी का, राइट? या बिल्कुल बिल्कुल। सो हम दोनों 2019 में आए थे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में पढ़ने के लिए। और मेरा जो डिग्री थी वो मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी एंड मेरी जो डिग्री थी वो थी सिटी प्लानिंग की। तो मेरा जो बैकग्राउंड है दैट वाज इन आर्किटेक्चर एंड मैंने जो मास्टर्स किया वो सिटी एंड अर्बन प्लानिंग में किया। एंड अमित के केस ने, अमित की जो बैचलर्स थी वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी। तो हम दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ। बिल्कुल। सो अब अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें सो हमारे बहुत लोग हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडिया में पढ़ते हैं एंड यहाँ आके वही करना चाहते हैं। सो आप बिल्कुल उस ड्रीम को जारी रखिए, आप यहाँ आके बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। जहाँ तक स्टडीज़ की बात आती है तो स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप इंडिया में पढ़ चुके हैं, 4 साल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, तो आपने काफ़ी हद तक देख लिया है कि इंजीनियरिंग क्या होती है। तो जब आप यहाँ आएंगे थोड़ी सी चीज़ें अलग ज़रूर हैं बट ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि आप कोई कर नहीं सकता उस चीज़ को। सो यहाँ पे जो मेन जो डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो ये आएगा कि थोड़े से एग्ज़ाम अलग तरीके से होते हैं यहाँ पे कोई फार्मूला वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा शीट मिलती है और आप उस शीट को देख के आप एग्ज़ाम में भी लेके जा सकते हो एंड उसके हिसाब से आपके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से टफ होंगे और वो आपको क्लासेस में बता दिया जाएगा कैसे करना होता है सब कुछ। लेकिन एज लॉन्ग एज आप अपना डिसेंट टाइम दे रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी को, आप कर लेंगे सब कुछ। हमारे तो कॉलेज में ऐसा होता था कि हमें 10 क्वेश्चन दे देते थे कि ये 10 क्वेश्चन है, इनमें से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो वो हम पढ़ के चले जाते थे। बस ऐसा होता था। बाकी वहाँ का पता नहीं वहाँ हार्ड है या इजी है स्टडीज़, आई डोंट नो, बट यहाँ तो ठीक था, नॉर्मल थी स्टडीज़ हमारी। तो हमारे काफ़ी सिमिलर थी हमारी, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हमें भी नहीं लगा, ना मुझे लगा ना मेरे किसी क्लासमेट को लगा। सारे के सारे अच्छे नंबर से पास हो गए, ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। फिर तो अच्छा इंटेलिजेंट होंगे क्या पता। चलो ठीक है। स्टडीज़ आपके कोर्स के बारे में कैसा कि वहाँ आपके कोर्स की स्टडीज़ भी इजी थी या? मेरे कोर्स की स्टडीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हमारा कोर्स काफ़ी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में होता है। तो सारे मोस्टली जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट इंक्लूड्स कि आप सबके साथ मिलके काम करो फर्स्टली, एंड बहुत ही कम थ्योरी का पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। तो लाइक मेकिंग प्रोजेक्ट्स, वर्किंग विथ योर हैंड्स, लैब में जाके चीज़ें बनाना, तो ऑल ऑफ दैट कम्स टुगेदर हमारे कोर्स में। सो दैट इज़ जो थोड़ा सा डिफरेंट था फ्रॉम एनीवेयर एल्स। बट ओवरऑल अगर मन लगा के करो तो इट्स सुपर ईजी, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। प्लस द ग्रेट थिंग इज़ कि बिकॉज आप इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो थ्रू आउट, यू गेट टू मेक ऑल ऑफ दोज कॉन्टैक्ट्स इन यूनिवर्सिटी। तो आगे चल के भी आपके वो फ्रेंड्स रहेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, आगे जाके आपको हेल्प होती है क्योंकि आपका नेटवर्क इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उसी में। तो दूसरी चीज़ आती है कि चलो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, कोर्स सेलेक्ट कर लिया, हर स्टूडेंट के दिमाग में डाउट होता है कि यार अगर हमें थोड़ी स्कॉलरशिप मिल जाए तो हमारी हेल्प हो जाएगी फाइनेंशियली। तो उसका क्या सिस्टम रहता है वहाँ पे, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है यूनिवर्सिटी में या नहीं मिलती? तो जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स थी, तो हमारे कोर्स में भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल थी। बट देर आर सम कोर्सेज जिसमें कि ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं होती है। तो मैं पहले अपने कोर्स का बता दूं, उसमें काफ़ी सारी अवेलेबल थी। तो देवर स्कॉलरशिप्स रेंजिंग फ्रॉम $1000 से लेके कुछ स्कॉलरशिप्स थी जो $6000 या $7000 भी दे रही थी पर सेमेस्टर। तो फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल इन योर स्टडीज़ एंड यू हैव टू बी सॉर्ट ऑफ लाइक एन ऑल राउंडर। तो इफ़ यू आर एबल टू अचीव दैट, जो कि टॉप ऑफ द क्लास होती है, उनको स्कॉलरशिप्स डेफिनेटली मिलती है। So, जैसा कि असावी ने बताया कि यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, तो उनके कोर्स के लिए अगर थी तो मेरे कोर्स के लिए भी बिल्कुल थी।
मेरा जो कोर्स था वो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाला कोर्स था, जो कि एक कोर्स वर्क बेस्ड प्रोग्राम है। तो आपके सिर्फ कोर्सेज होते हैं जो आपको थ्रू आउट आपके मास्टर्स में करने होते हैं। अगर आप मास्टर ऑफ साइंस लेते हैं, यानी कि आप रिसर्च करते हैं, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप की फंडिंग मिलती है जो कि यूनिवर्सिटी ही देती है। सो मेरे कोर्स के लिए डायरेक्टली एडमिशन के टाइम पे मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने एडमिशन ले ली उसके बाद थ्रू आउट द ईयर जब हम वहाँ पढ़ रहे थे, हमें काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन ज़रूर मिले। जैसे कि उन्होंने बताया $1000 से लेकर $5000 के बीच में काफ़ी बार वो ऑप्शंस आते रहते हैं। एवरी न्यू सेमेस्टर आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन भर के क्वालिफाई करना पड़ता है। बट डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है उस टाइम पे। ऐसा कुछ पक्का नहीं कह सकते कि हर एक को ही मिलेगी, लेकिन ऑप्शन ज़रूर होता है आपके पास। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही नहीं है कुछ। नहीं, ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कि चलो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, अगर मेहनत करते हो तो हक मिलता है। बट आपसे मैं पहले बात कर रहा था इनसे, तो ये मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे फीस है वो बहुत कम है। जैसे अगर हम GTA एरिया में आ रहे हैं तो नॉर्मली हर कॉलेज की $9 से $10,000 सेमेस्टर की है, और इनकी काफ़ी कम फीस थी। तो वो भी थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल। सो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स था, तो मुझे सिर्फ 10 कोर्सेज करने थे, एंड एवरी कोर्स की जो फीस थी वो कुछ $1900 थी। तो 10 को मिला के टोटल वो हो गया $19,000। मेरा सिर्फ ट्यूशन फीस उतना ही था। मतलब 2 साल का कोर्स था आपका? मेरा 2 साल का कोर्स था। 10 कोर्स थे ओनली? बिल्कुल। एक और हर सेमेस्टर में 10 थे। एक और बताता हूँ हमारे कोर्स में ऐसा था कि हमें सिर्फ 10 कोर्सेज कंप्लीट करने थे। 2 साल का टाइम होता है, अगर आपने पहले कर लिया ना तो भी चलेगा। तो मेरा जो कोर्स था, मैं ग्रेजुएट होने वाला था मई 2021 में, लेकिन मैंने दिसंबर 2020 में ही सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं दिसंबर 2020 में ही ग्रेजुएट हो गया था। मतलब कितने, 1 साल में कर लिए थे? 1.5 साल में। 1.5 साल में। और वर्क परमिट आपको पूरा 3 साल का मिला? पूरा 3 साल में मिला। सो तो अच्छा लॉटरी है। बिल्कुल। सो ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही यूनिवर्सिटी में हो, आप किसी और यूनिवर्सिटी में देख रहे हो तो शायद वहाँ पे भी अवेलेबल हो। तो ज़रा आप रिसर्च करिए, आपको शायद हो सकता है कि वैसी यूनिवर्सिटीज़ और भी मिल जाए। मेरे केस में मेरे क्रेडिट्स जो थे वो ज़्यादा थे थोड़े से, तो हमें करने थे टोटल 54 क्रेडिट्स। तो उसके हिसाब से मुझे लगा था अराउंड $32,000, बट दैट इज़ स्टिल लेस कंपेयर टू कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जैसे होता है, जो सेम कोर्स की फ़ी होती है वो डेफिनेटली ज़्यादा होती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी इज़ डेफिनेटली अ मोर अफोर्डेबल ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू दैट। मतलब ये आप लोग रेकमेंड कर रहे हो हमारे व्यूअर्स को? हाँ, जो देख रहे हैं इन उनको भी टर्म्स वहाँ ऑफ, पे जाओ। हाँ चलो ठीक है, स्टडीज़, स्कॉलरशिप, अब हर किसी के क्वेश्चन में एक डाउट होता है। कोई भी अगर इंडिया से आ रहा है तो वो ये सोच के आता है कि भाई पैसे कमाने हैं ना। हर किसी का नहीं कह सकता, पर 90% स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि फ़ीस खुद से भरनी है, निकालनी है हमने फ़ीस, सब कुछ करना है। तो उसके बारे में अगर एक्सप्लेन कर दो कि वहाँ पर जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती, कितना मुश्किल, ईजी, और क्या तरीका है वहाँ पर जॉब फाइंड आउट करने का। आपने जैसे पूछा कि फ़ीस हम कैसे निकाल सकते हैं। जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, कोई ना कोई हर जगह कोई ना कोई काम ज़रूर कर रहा था। एंड ऐसा नहीं था कि किसी को काम नहीं मिला। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा क्योंकि नए थे कंट्री में, पहले उन्होंने रेज्यूमे वगैरह बना के भेजे हैं ऑल दैट। सो पार्ट टाइम जॉब मिलने में मिल ज़रूर जाती है। ऐसा नहीं था कोई भी कि जैसे 6-6 महीने ढूंढ रहे हैं, किसी को मिल नहीं रही है। सबको मिल गई, सबको इतना ज़रूर मिल जाता था कि वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकाल पाएँ। अब तो फिर वो एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि कौन कितना ज़्यादा स्प्लिट करना चाहता है यूनिवर्सिटी में करके रेंट में जैसा भी। बिल्कुल। सो मिल ज़रूर सबको जाती है। तो वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं लोग, या फिर स्टोर्स पे जाके रेज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करने का ज़्यादा चलता है, या दोनों बहुत सिमिलर है? एक्चुअली दोनों काफ़ी सिमिलर है। तो जब वो जॉब ढूंढ रही थी तो उन्होंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था एंड स्टोर्स में ज़्यादा के रेज्यूमेस भी दिए थे, और मुझे दोनों जगह नहीं मिला था। मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी पर्सनली पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। एंड फाइनली देयर वाज अ टाइम वेयर आई जस्ट गेव अप कि अब नहीं मिल रही है। एंड देन बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही मुझे एज अ रिसर्च असिस्टेंट जॉब मिल गई। तो कैसा हुआ कि जब रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे जॉब मिल गई यूनिवर्सिटी में, तो इट वाज लाइक कि एक ट्रेन स्टार्ट हो गई, फिर मिलती ही जा रही है। तो उसके बाद मुझे एक और रिसर्च असिस्टेंटशिप मिली और एक और टीचिंग असिस्टेंटशिप भी मिली। तो अगर आप जाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ने तो मेक श्योर कि आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ आप बहुत अच्छे से नेटवर्क कर रहे हो, बहुत अच्छे से बातें कर रहे हो, एंड यू आर लीविंग एन इम्प्रेशन इन देयर माइंड्स। तो जब मौका आएगा उनको पिक करने का कि वो कौन से स्टूडेंट को चूज़ कर रहे हैं रिसर्च असिस्टेंट के लिए या टीचिंग असिस्टेंट के लिए, अगर आपने अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है तो वो डेफिनेटली आपको पिक करेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर भी जॉब नहीं मिलती। मेरे केस में मुझे नहीं मिली थी, मैं बहुत सारे स्टोर्स में गई थी एंड आई डिड नॉट फाइंड अ जॉब, बट इन दी एंड मुझे यूनिवर्सिटी में ही जॉब मिल गई। एंड यूनिवर्सिटी में जॉब मिलने का एक फ़ायदा जो है कि आप 40 आवर्स काम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 20। तो आई वॉज एबल टू वर्क 40 आवर्स, जिसका मतलब है कि मैं डबल द अमाउंट ऑफ पैसा कमा रही थी, एंड एट द सेम टाइम नेटवर्क भी ज़्यादा बढ़ रहा था वहाँ पे।
हाँ, तो इनके कहने का मतलब है कि जैसे सीन पे हम 20 आवर्स हमें अलाउड होते हैं बाहर काम करना। अगर हम इन कैंपस काम कर रहे हैं, मोस्टली हर यूनिवर्सिटी और स्कूल का ये रूल होता है कि अगर हम इन कैंपस काम कर रहे हैं तो हम फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो वो एक बेनिफिट है आपका, अगर आप इंटेलिजेंट और कोशिश करते हो कि मैं इन कैंपस जॉब फाइंड आउट कर लूँ तो वो अच्छी चीज़ है। तो चलिए, नॉर्मली मिल जाती है मतलब जॉब्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिल जाती है। ऐसा ना हो कि कहीं यार बच्चे चले जाएं वहाँ पे जाने के बाद उनको जॉब वगैरह ढूंढने में दिक्कत आए। जनरली मेरे फ्रेंड्स को भी मिल ही गई थी। मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो यूनिवर्सिटी के बाहर भी काम कर रहे थे एंड मतलब काफ़ी इजीली मिल जाती है लोगों को। प्लस आप ऑलरेडी किसी को अगर जानते हो वहाँ पे जो ऑलरेडी एज अ स्टूडेंट गया हुआ है, काम कर रहा है, तो आप उनसे रेफरेंस भी ले सकते हो। तो रेफरेंस के थ्रू तो बहुत ही जल्दी लग जाती है फिर। तो अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, मतलब कि वहाँ सर्वाइव करना, मंथली कॉस्ट ऑलमोस्ट कितनी है वहाँ पे? ओके, तो पहले बात करते हैं अकोमोडेशन की। हम लोग जब पहले गए थे, हम लोगों ने सबसे पहले डॉम में एडमिशन लिया था। क्योंकि हमें लगा था कि शायद जाके हमें घर अच्छे से मिलेगा नहीं। तो पहले जब हमने डॉम में स्टार्ट किया था तब हमें लग रहे थे 850 महीने के अकोमोडेशन के, एंड दैट वाज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, हीटिंग वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूडेड था। और वो ऑन कैंपस अकोमोडेशन थी, तो बिल्कुल भी हमें ट्रांसपोर्ट का बहुत कम खर्चा लग रहा था बिकॉज हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे थे कैंपस से कहीं भी। बट उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फिर लगने लगा कि ओके मे बी ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो लेट्स लुक आउटसाइड कि बाहर और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कैलगरी में बेसिकली 2 वेबसाइट्स हैं, एक है rentfaster.ca और एक है kijiji। तो दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये जो 2 वेबसाइट्स हैं, दीज आर द बेस्ट फॉर फाइंडिंग अकोमोडेशंस इन कैलगरी, एंड इस पे आप शेयर्ड बेसिस पे भी अकोमोडेशंस ईजिली ढूंढ सकते हो। तो जो सेकेंड सेमेस्टर में मैंने घर लिया था उसमें हम लोग 3 लोग थे जो एक सिंगल डिटैच्ड घर में रह रहे थे, मतलब एक हाउस में। तो उसमें 3 रूम थे हमारे अलग अलग, एंड उसका रेंट था हमारा 1500, तो इट वाज अराउंड $500 पर पर्सन, और उसमें भी सारी यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड थी। तो ये तो हो गई अकोमोडेशन की बात। तो दैट वुड बी लाइक 500 to 600 पर पर्सन अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर रह रहे हो। तो अब बात करते हैं कि बाहर खाने की या ग्रोसरीज़ की या उस सब का कितना खर्चा आता है, राइट? सो अल्बर्टा में, जैसे कैलगरी, हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में थे तो वो अल्बर्टा में आता है। अल्बर्टा में एक चीज़ ये है कि वहाँ का जो GST और HST जो लगता है वो सिर्फ 5% का लगता है, और यहाँ पे 20% लगता है। आपको मैं बता दूँ, नॉर्मली 20% आ जाता है। अगर अच्छे पैसे कमा रहे हो तो 20 है, नहीं तो 13 तो जाता ही जाता है, वो तो फिक्स ही है। बिल्कुल। सो वो जब ऐसा लगता है तब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपको थोड़ा सा वो महसूस नहीं होता है कि आपने टैक्स में ज़्यादा पैसा दिया है, क्योंकि आपका टैक्स तो सिर्फ 5% ही है। यहाँ पे आप कमाओगे तो 20 जाएगा और फिर कुछ लेने जाओगे तो 13 और जाएगा। तो सोच लो कितना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब जब आपके टैक्सेस थोड़े से कम है ना, तो आप एक हिसाब से अपने खर्चे मैनेज कर लेते हो उस हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि इस ग्रोसरीज में इतना ही जाएगा, रेंट में इतना ही जाएगा, एंड यूनिवर्सिटी की फीस इतनी जाएगी। तो वो मैनेज करना थोड़ा सा ईजी ज़रूर हो जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अल्बर्टा में आपको, जैसे हमने बताया कि अकोमोडेशन कहाँ कहाँ मिल सकती है, वैसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि जैसे कि आई थिंक नायरा कॉलेज में भी होता है कि आपको यूनिवर्सिटी के लिए एक पास मिलता है जो कि आप पास यूज़ कर सकते हो अपने ट्रैवलिंग के लिए। तो मेनली आप जैसे अगर काफ़ी बार फीस में इंक्लूडेड होता है, हमें अलग से देना पड़ रहा था। हमारा कुछ $150 था 4 महीने का। बस पास की बात कर रहे हैं? हाँ, बस पास की हम बात कर रहे हैं। सो उसमें आपके सारा ट्रैवलिंग इंक्लूडेड था, मतलब आप ट्रेन से ट्रैवल करो तो वो इंक्लूडेड था, एंड बस से करो तो वो भी इंक्लूडेड था। बस सर्विस अच्छी है वहाँ पे, मतलब कि ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ता स्टॉप्स पे? अच्छी है, बट टू बी ऑनेस्ट इंडिया में इतनी अच्छी है ना बस सर्विस, तो यहाँ पे जब नॉर्थ अमेरिका में लोग आते हैं तो थोड़ा लगता है कि काफ़ी टाइम वेट करना पड़ रहा है। पर जब एक बार आ जाओगे तब यूल गेट यूज टू इट कि अभी आ गए, ठीक है, वेट करना ही है, मतलब तो थोड़ा टाइम वाइम करके निकलना पड़ता है घर से। इंडिया जितना अच्छा नहीं है ऑनेस्टली, पर इट्स नॉट दैट बैड। सो एक चीज़ जैसे कि मैं बता दूं बस फ्रीक्वेंसी के बारे में, कैलगरी आपने सुना होगा काफ़ी लोगों ने, ये वहाँ ठंड बहुत होती है। एंड ये सच्ची बात है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मैंने पर्सनली -40 भी देखा हुआ है। सो -40 की जब बात करूँ मैं, तो उस समय मैं ट्रेन स्टेशन पे खड़ा था, मैं ट्रेन की वेट कर रहा था और 10 मिनट हो गए नहीं आ रही है, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पर शेल्टर होते हैं एटलीस्ट लाइक ट्रेन स्टेशंस पे कि अंदर जाके वेट करो, में हीटिंग वगैरह चलती रहती है ना। हाँ, बट स्टिल मतलब कि कपड़े अच्छे पहन के बाहर निकलो। सो आप ये ज़रूर देख लेगा, अगर बस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ख़राब है तो उस हिसाब से सर प्लान कर लीजिएगा ट्रिप वगैरह जो भी है, क्योंकि बाहर 10 मिनट भी अगर खड़े रहे इतने टाइम में तो ज़बरदस्ती बीमार भी करें अपने आप को।
तो ये तो था मतलब कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट कैलगरी कि वहाँ पर आप स्टडीज़ कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम इनसे बात करेंगे वहाँ पे अगर आप फुल टाइम जॉब वगैरह करना चाहते हो उसका क्या सीन है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है अमित एंड असावरी के नाम से। मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और वीडियो आ रही है मेरी इनके साथ मेरी जर्नी के बारे में कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना आप इनके चैनल पे जाके। एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला उस वीडियो में भी, इस वीडियो की तरह। तो अब चलो लास्ट पॉइंट और क्लियर कर दो कि वहाँ पर अगर हम फुल टाइम जॉब करना चाहें तो आप रेकमेंड करोगे या फिर ये कहोगे कि अगर अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा पैसा नहीं बन रहा, तो आपकी तरह ही मूव होकर इधर नाइग्रा आ जाओ? बिल्कुल। सो हमारा तो मेनली नाइग्रा आने का रीज़न ये था कि हमें जॉब्स ही यहाँ मिली बस। सो हमने हमारी जो पहली जॉब जो मतलब यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद जो फुल टाइम जॉब थी वो यहीं हमें मिली। सो हम दोनों यहीं बहुत लकी थे, हम लोग दोनों को सेम जगह जॉब मिली तो हम यहाँ आ गए। बट इन जनरल काफ़ी लोगों को, जैसे ये अर्बन प्लानिंग इन्होंने पढ़ाई किया, तो इनकी फील्ड में काफ़ी लोगों को फिर भी जॉब्स मिली हैं अल्बर्टा में ही या कैलगरी के आसपास। नहीं, 2 लोगों को मिली है मेरे क्लास में अल्बर्टा। सच में 2 ही को मिली? तो मतलब कहने का ये मतलब है कि इन फुल टाइम जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे। जितना पैसा आप बनाना चाहते हो उतना पैसा नहीं बनता। तो रेकमेंडेड है कि एक बार वहाँ पे स्टडी कर लो, चीप है, सब कुछ अच्छा है, सस्ता है, टैक्स कम लगते हैं, फीस कम है, स्कॉलरशिप मिल रही है, ठंड थोड़ी ज़्यादा भी मिल रही है बट स्टिल अच्छा है मेरे हिसाब से। मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि इतनी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है वहाँ पे, और हमारी फ़ीस भी इतनी कम है कि $20,000 में हम 2 साल का कोर्स कर रहे हैं। इवन वो कोर्स में भी हम 1 साल का टाइम बचा रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल थी। आप लोगों को एटलीस्ट एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर हम कैलगरी जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है, हम कैसे जा सकते हैं, रह सकते हैं, अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे चैनल को अगेन पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हमारा हौसला बढ़े और आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आएँ। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। क्वेश्चंस थे कि अगर हम अरे कहना क्या चाहते हो? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी जा रहे हो या वहाँ पर कोई भी और कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पर आपकी स्टडीज़ कैसी है, हार्ड है या मुश्किल है? सॉरी, हार्ड या मुश्किल नहीं, हार्ड या इजी। अगर आप एक बार तो मैंने कुछ 8 से 10 टेक लिए थे, परेशान हो गया, तो कर क्यों नहीं रहा है इनसे।